तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन करा था, उसमें हमने मैंगो लाइफ डिस्कस हो गई थी, ठीक है। चले, तो मैं पहले मेंटोस जिंदगी बताने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं ताकि मैं उसको डायरेक्ट यूज कर पाऊं। तो डायरेक्ट यूज करने में जो मजा आता है ना वो किसी में नहीं आता। सपोज कीजिए ये दो मास है m1 और m2, इनका सेंटर ऑफ मास मैंने यहां मान लिया और ये यहां से x1 डिस्टेंस पर है, ये यहां से x2 डिस्टेंस पर है और टोटल डिस्टेंस इसकी x है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर सारी डिस्टेंसेस सेंटर ऑफ मास से मानी जाए या सेंटर ऑफ मास एज ए रेफरेंस पॉइंट वर्क करे या सेंटर ऑफ मास को एज ए ओरिजिन ट्रीट करें तो वेक्टर एडिशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास इज 0, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में m1x1 प्लस m2x2 शुड बी 0, यानी कि m1x1 इज इक्वल टू m2x2, ठीक है। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्योंकि मुझे पता है दोनों अपोजिट है इसे, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो m1x1 इज इक्वल टू m2x2। मुझे x1 निकालना है, क्या निकालना है? x1, और x की टर्म में निकालना है, तो मैं x2 को लिख सकता हूं x माइनस x1, क्लियर। तो ये हो गया m1x1 इज इक्वल टू m2x माइनस m2x1। x1 को इधर लाओ, ये हो जाएगा प्लस में, x1 कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2x। तो x1 आ गया मेरे पास m2 अपॉन टोटल मास इंटू x। सिमिलरली x2 हो जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x। लिखिए इसको, फिर इसकी लर्निंग समझें इस कंडीशन में। ओके, कैसे याद करना है? x1 अगर आपको निकालना है तो सामने वाले का मास, यानी कि दूसरे वाले का, जिसकी डिस्टेंस निकालनी है कि भाई m1 से डिस्टेंस निकालनी कि सेंटर मास है कहां, तो दूसरे वाले का मास अपॉन टोटल मास इंटू टोटल डिस्टेंस, ये याद करिए। इसी तरह से x2 अगर निकालना है, जैसे x1 निकालना है तो m1 से निकालना है ना, तो दूसरे वाले का मास टोटल मास इंटू टोटल डिस्टेंस। ऐसे अगर x2 निकालना पड़ जाए तो दूसरे वाले का मास अपॉन टोटल मास इंटू टोटल डिस्टेंस, ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, हमारे पास था m m m, ये 0 0 था, ये a0 था, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है? a, और ये था हमारे पास a/2 था, कितना था? और ये था, क्लियर है? ओके। मैं अगर इस पूरे का ना निकाल करके मैं इन दोनों का निकालूं तो अगर एक m मास a डिस्टेंस पर है तो उनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में आने वाला है, क्योंकि दोनों बराबर हैं भाई। ये है हमारे पास, तो इसका सेंटर मास कहां होगा? बिल्कुल सेंटर में, यूनिफॉर्म है। तो मैंने माना इनका सेंटर ऑफ मास आ गया, ये कितनी दूरी पर आएगा? यहां से a/2 डिस्टेंस पर। इसका मतलब है अब कहानी कुछ ऐसी हो गई, इन दोनों की जगह मैं इसको लिख दूं 2m मास का, इन दोनों का सेंटर मास है ना, जहां पे पूरे का सेंट्रलाइज मास मानोगे, और ये कितना है? a/2, और एक इसके जस्ट ऊपर है, ये भी तो a/2 डिस्टेंस पर है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है?
अब जरा सोचो, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या यहां आ सकता है? क्या यहां आ सकता है? आएगा तो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं, और ये लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट तो a/2 ही रहना है, यानी कि जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो a/2 आएगा ही आएगा। इसको तो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मुझे पता लग गया कि इन दोनों का सेंटर ये है और ये पूरी लाइन a/2 डिस्टेंस पर है, तो x/2 तो आपके पास ऑप्शन में वैसे ही आ गया। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन दे करके मैं आपके पास 3 ऑप्शन रख देता, 4 ऑप्शन रख देता, a/3 प्लस समथिंग, a/2 प्लस समथिंग, a/4 प्लस समथिंग, सॉरी डॉट, a/6 समथिंग, तो आपको बिना निकाले आप इसको टिक कर सकते थे, क्योंकि x तो यही वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते भी क्लिक हो सकता था अगर ऑप्शन आपको मिल जाए, लेकिन एक और a/2 लगा दिया तो फिर आपको दूसरा भी निकालना पड़ जाएगा। अब मुझे निकालना है ये कहां पर है। मैंने माना इसका सेंटर ऑफ मास यहां से y1 डिस्टेंस पर है। अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y तो निकालना है, y तो निकालना है। तो अगर मुझे y निकालना है इस वाले से डिस्टेंस, तो कैसे निकालूंगा? सामने वाले का मास, टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस, यह आ गया आपके पास a/2√3। ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, आंसर मैच करके देख लीजिए, है ना। 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे इसको √3 तो एक से √3 से √3 कट जाएगा, ये रहा आंसर। तो ये समझ वाली बात है। ये क्या था? ये फील थी। वो क्या था जो आपने करा था? वो फॉर्मूला था। बट समझिए कि यार इन दोनों का सेंटर मास तो बिल्कुल सेंटर में जाएगा। अब जो सेंटर मास होगा सिर्फ यही तो निकालना है, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो इसमें दिमाग लगता है, उसमें फॉर्मूला लगता है। अब आप देख लीजिए किसे क्या करना है, दोनों से आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे कर पाओ वैसे करना, चाहे मेंटोस से करना चाहे मैंगो से करना, ठीक है। ये 4 बॉल्स हैं आपके पास, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 0 0 2 0 मीटर में, 0 2 2 2। बताइए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देना है मतलब आपको। चलिए जो मैंगो से करे तो बाद में मेंटोस से भी निकाले, और जो मेंटोस से निकाल ले तो मैंगो से भी निकाले। अब हम करते हैं मैंगो वाली से करते हैं पहले, ठीक है। मैंगो से करते हैं पहले, सिंपल सिंपल। किससे करना? मैंगो से मेंटो से? मैंगो से करना, साले आम आदमी धिक्कार है तेरे पे। चलिए आइए, सिंपल करना है हमें, x निकालना है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 ऐसे करके सबका x वाला लिखते हैं। तो ये हो गया 1, इसका x हो गया 0, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 3, इसका x हो गया 2, ये हो गया 2, इसका x हो गया 2, ये हो गया 4, इसका x हो गया 0, अपॉन टोटल 4 2 6 3 9 और 1 10। तो ये हो गया आपके पास 4 6 10 यानी कि 1, ये हो गया 1। अब हम निकालते हैं बाई कोऑर्डिनेट, 1 0 3 0 2 2 4 2 अपॉन 10, 4 8 12 बाई 10 6 बाई 5। ये हो गया आम आदमी, इसमें दिमाग लगा ही नहीं है जरा सा। चलिए जल्दी लिखिए इसको।
चलिए आप मुझे बताइए ये कितना है, 4 और 1, ये कितना है 5, इधर भी 5 उधर भी 5। इसका सेंटर ऑफ मास मैंने माना कहीं भी हो बट है ये 5 किलो का, जो कि यहां पे रखा हुआ है, यही है। उधर की तरफ कितना है 5 किलो, जो इस लाइन में कहीं होगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2। तो इनका सेंटर मास कहां आएगा, एक पर। मैं ऐसा मान लूं कि 5 किलो का ऐसे रखा है, इसका सेंटर मास कहां आएगा यहां पर, एक पर। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया 1। क्लियर। अब मैं करता हूं वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में मैंने ऊपर मान लिया कितना है 6, नीचे कितना है 4। सोचो ये भी 6 आ जाता तो मैं इसके बीच में मान लेता, बट ये 6 नहीं है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2। मुझे निकालना है यहां से y, मैंने माना सेंटर ऑफ मास ये है, तो यहां से निकालना है y। तो सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपके पास 6/5। टोटल डिस्टेंस क्या, सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। इनकी देखे ना, दो, इन दोनों के बीच में क्या है एक डिस्टेंस, इस पूरे को एक मान लूं, इस पूरे को एक मान लूं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 ही तो है। हाँ भाई अर्नव, नहीं चला दिमाग। नहीं सर, हो गया था लास्ट में, थोड़ा सा अटक गया। तो सर मैंने क्या किया था, चारों को अलग अलग माना था। पहले नीचे 2 का निकाला था, फिर ऊपर वाले दोनों का निकाला था, फिर उसको इक्वेट किया था। तो सर लास्ट एक्स कोऑर्डिनेट का मैं प्लस नहीं कर रहा था। तो तूने मेंटोस से करा था, मैंगो से नहीं करा। नहीं। अब ये समझ में आया कुछ। कौन से वाले में, इसमें कौन से वाले में, इसमें कौन सा वाला बताओ, ये वाला। तो बेटा इसको 4 क्यों ले लूं, मैंने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया कि 5 किलो का है, दोनों को मिला करके ये पूरा 5 किलो मान लिया मैंने। इस पूरे को ही मैंने 5 किलो मान लिया, इसको अलग माना ही नहीं, ये पूरा 5 किलो मान लिया, और इस पूरे को भी 5 किलो मान लिया। अब फिर देखा दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2, तो मैंने कहा बीच में आ जाएगा। फिर अगली बार में मैंने इस पूरे को एक मान लिया, इसको एक मान लिया, फिर इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दी। थोड़ा सा तिकड़म लगानी पड़ती है। ये आपको दे रखा है सिस्टम, ना कोई डिस्टेंस ना कुछ, ये बता रखा है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां पर है। क्लियर, बनाइए इसको और फिर क्वेश्चन लिखिए। 4 किलोग्राम is shifted towards right. If 4 kilogram is shifted is shifted 4 meter. If 4 kilogram is shifted 4 meter towards right, what is the shift? What is the shift in 2 kilogram to maintain their center of mass, to maintain their center of mass undisturbed? कुछ भी चले। ओके, सोचो ये 4 किलोग्राम में यहां ले आऊं तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इधर से खिसक करके थोड़ा इधर आएगा, है ना। बट हम चाहते हैं कि ये खिसक करके उधर ना जाए, इसलिए मैं 2 किलो को भी कितना खिसकाऊं ताकि वापस खिसक करके यहां आ जाए। क्वेश्चन की थीम समझ में आ गई? नहीं,
क्वेश्चन की थीम समझ में आ गई? ओके, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। ओके, आप चाहते हो कि सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। आपको पता है जब हम पोजीशन के लिए लिख सकते हैं तो यही चीज डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। क्योंकि आपको याद है मैंने पोजीशन के लिए भी यही लिखा था, वेलोसिटी के भी लिए भी यही लिखा था। याद है आपको ये चीज? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 m2 v2 एंड m1 प्लस m2। तो ये क्या है? वेलोसिटी क्या होती है? कितना मीटर एक सेकंड में चला गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही तो हो गया पर सेकंड के हिसाब से। ये भी क्या है? पर सेकंड के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट। ये भी क्या है? पर सेकंड के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा दूं। क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं हिलना चाहिए, सेंटर मास अनडिस्टर्ब्ड है ना, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। m1 में कितना? m1 में इसको मान लेता हूं, तो 2 किलोग्राम डेल्टा x1 निकालना है। m2 क्या है? 4 किलोग्राम। कितने का शिफ्ट आया? 4 मीटर का राइट में। इस वाली डायरेक्शन को मैंने कह दिया आई कैप। टोटल कितना हो गया? 6। तो ये हो गया आपके पास 2 डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस 16 आई कैप। तो डेल्टा x1 कितना आ गया? 8 आई कैप माइनस, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट किधर करना पड़ेगा? इधर की तरफ, यानी कि 8 मीटर टुवर्ड्स, वो राइट है तो लेफ्ट। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखिए अगला कीजिए। देखिए अभी तक हमने सिर्फ पार्टिकल की बातें करी हैं, 1-2 किलो का, 1-4 किलो का। हम बॉडी की बात नहीं कर रहे। हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि स्फेयर में क्या करना है, हाफ स्फेयर में क्या करना है, रॉड में क्या करना है, सिलेंडर में क्या है। अभी हमने डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम लिखा है। दूसरा लिखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। बॉडी का कैसे निकालते हैं? तो बॉडी भी 2 तरह की होती है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर बॉडी वो जिनका कोई शेप साइज आपका डिफाइन होता है, जैसे रॉड होगी, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, स्फेयर हो गया, ट्राइंगल हो गया, ठीक है, इन सब का शेप डिफाइंड है। बट मैं ये बना दूं, इसका निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो ये इरेगुलर बॉडीज है। तो पहला लिखिए, फॉर इरेगुलर बॉडीज, फॉर इरेगुलर बॉडीज। सपोज करो मैं आपसे बोल दूं कि ये कोई बॉडी है, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्लियर? और तो इसके लिए क्या करूंगा? पहले मैं इसमें एक छोटा सा सेगमेंट मानूंगा डीएम का और कहूंगा कि इसका सेंटर ऑफ मास R1 पर है। फिर ऐसे में इसका सेगमेंट कहीं और मानूंगा, फिर कहूंगा यहां पर है, फिर ऐसे यहां मानूंगा, है ना? अब मैं कह दूं कि ये जो मैंने सेगमेंट माना है उसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है R1, तो मैंने लिख दिया R1। ठीक है, तो ऐसे लिखूंगा मैं RDM। ओके, आराम से M1 R1 M2 R2 ऐसे करके टोटल लिखते थे ना, यही तो निकला था सेंटर ऑफ मास के लिए। तो ऐसे में इसके लिए लिख दूं R1DM प्लस R2DM, ऐसे करके सबका लिख दूं, और ये DM 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 करके सबको जोड़ दूं। यही तो निकलेगा ना सेंटर ऑफ मास का। इस जोड़ने को ही हम कहते हैं इंटीग्रेट करना, यानी कि RDM, और R की मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी, और DM 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 को जोड़ोगे, यानी कि इसको भी आप क्या करोगे? इंटीग्रेट।
वो बात अलग है कि इसका टोटल मास m ही आना है। तो ये क्या निकल जाएगा मेरे पास, RCOM। इसमें से R क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ DM। ये चीज बहुत कम लोग टीचर इस पे एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, पहले आप ये लिखिए, और इसकी फिर लिमिट लगा दूंगा, जो भी होगी R1 से R2 होगी तो वो लगा दूंगा, ऐसे DM की लिमिट लगा दूंगा 0 से M तक। तो इस तरह से आपको ये काम करना है। कैसे करेंगे, जैसे हमारा यूज आएगा फिर हम करते जाएंगे। अब लिखिए, ये इरेगुलर बॉडीज के लिए था। अब लिखिए, फॉर रेगुलर बॉडीज लाइक sphere, circle, rectangle, square, triangle and etc. का सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर होता है। मैं आपसे पूछूं, एक रिंग है, तो रिंग का सेंटर मास कहां होगा, यहां पर। अब देखो, रिंग का मास कहां है, बाहर की तरफ, और सेंटर मास यहां है। क्या रिंग का कोई मास अंदर है क्या, नहीं है ना सेंटर में। तो ये वो एग्जांपल है कि सेंटर ऑफ मास जहां मास ही नहीं है। इसलिए कहते हैं सेंटर ऑफ मास पे मास होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये डिस्क होती, यानी कि अंदर भी मास होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां आता। स्फेयर होता तो भी सेंटर ऑफ मास यहां आता। अगर मैं कोई स्क्वायर प्लेट ले लेता, आपसे पूछो सेंटर मास है कहां, तो आप बोलोगे यहां पर। तो उनका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वहां पे उसका इसका सेंटर मास होता है। लिख लीजिए, रिंग और डिस्क में तो अंतर समझते हो ना। चलिए अब लिखिए एक्सपीरियंस टिप, और ये पूरी 11th और 12th में दी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण टिप है, आपको बहुत फायदा करेगी। ये सब एक्सपीरियंस से ही निकाली है। ये जो फॉर्मूला था ना, सामने वाला अपॉन टोटल, ये भी मैंने अपने आप ही बनाया था रिसर्च करके, क्वेश्चंस करा, इसमें ऐसा लगेगा, इसमें ऐसा लगेगा, तभी फिजिक्स आती है, वरना फिजिक्स नहीं आती। हाँ, तो इवन में बायोलॉजी का होकर के मेरी फिजिक्स अच्छी थी, वरना फिजिक्स मैथ्स वालों की अच्छी होती, मैथ्स में बात ही नहीं। मैंने बहुत एनालिसिस करके बनाया था। ओके, देखिए, पहला रॉड। रॉड के लिए कभी भी कोई सेगमेंट अगर मानना है तो रेफरेंस पॉइंट से, जो भी रेफरेंस पॉइंट हो, चाहे वो ये रेफरेंस पॉइंट हो, जो भी हो, रेफरेंस पॉइंट से एक्स पे जाके dx। तो सेगमेंट कैसे मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट से एक्स पे जाके dx का सेगमेंट मानना है। कभी भी रॉड के लिए आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ जाए तो इस चीज को ध्यान रखना। लिखिए, रिंग, ये सिलेबस में नहीं है हमारा निकालना, वरना मैं आपको सिखा देता, बट स्टिल अगर रिंग है, हाफ हो या कैसी भी हो, सपोज करो ये रिंग है आपके पास, उसका हाफ पार्ट है, तो इस पे थीटा पे जाके डी थीटा का सेगमेंट माना जाता है। ये रहा आपके पास सेगमेंट, थीटा पे जाके डी थीटा का।
या होलोस्फेयर में भी ये लग जाता है। तीसरा डिस्क। अच्छा, रिंग अंदर से खाली होती है, डिस्क अंदर से भरी होती है ना, ये बात याद रखना। ऐसे डिस्क पे जाता है, डिस्क पे कैसे मानते हैं, ये आपके पास डिस्क है, तो यहां से आर पे जाके डीआर की रिंग, ये रहा, कैसे, आर पे जाके डीआर की रिंग, ये रहा आपके पास सेगमेंट। इसमें कहीं सेगमेंट मानना है तो कैसे मानेंगे, आर पे जाके डीआर की रिंग। पूरी रिंग माननी है, पूरी रिंग, ये पूरा एक सेगमेंट है। फिर इसको छोटा छोटा, फिर पूरी इसको, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए, ये बातें याद रखना, और यही काम आप सॉलिड स्फीयर में भी कर सकते हो। अब इतना सिलेबस में नहीं है, डिपेंड करता है, आप अच्छी अच्छी बुक्स करोगे, उसमें आपको दिखेगा कि सेंटर ऑफ मास हाफ रिंग का, हाफ डिस्क का निकाला हुआ है, तो उसको समझने के लिए आपको ये लाइन पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैं नहीं निकलवाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, ना सिलेबस उतना अच्छे से स्टार्ट करा है शुरू से, समझा मैं कुछ भी दे सकता हूं। ये तो क्या नॉर्मल है, नोट नंबर 2, नोट जो भी है, रिंग क्या होता है, ऐसा होता है, तो रिंग का मास कहां पर है, सर्कमफेरेंस पर, लेकिन डिस्क का मास कहां होता है, पूरे पे होता है, पूरे सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया, अगर यह होलोस्फेयर है तो इसका भी पूरा अंदर की तरफ चारों तरफ मिलेगा सरफेस एरिया पर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये सॉलिड स्फीयर है, होलोस्फीयर का मतलब शेल है ना, सॉलिड स्फीयर है, अंदर की तरफ पूरी ठोस गेंद, तो वॉल्यूम में, और रॉड का मास कहां होता है, अलोंग द लेंथ। रॉड में कभी भी हम ब्रेथ, ब्रेथ की स्पेलिंग क्या है, तुम्हें आती है, मुझे तो आ गई। ब्रेथ 0 मानते हैं। ये मत पूछना सर ये कितनी चौड़ी, चौड़ी वाली नहीं मानते हम इसको, सिर्फ लंबाई ही मानते हैं इसमें, लिख लीजिए। देखिए, ये रॉड है, मास m, लेंथ l। आपको मुझे ये बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, रॉड है रेगुलर फिगर, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए, L/2। निकाल के बताओ इंटीग्रेशन लेकर के, सेगमेंट से, जो इरेगुलर बॉडी के लिए बताया था ना, सेगमेंट लेकर के, वैसे आप मुझे निकाल के बताइए।
देखिए आपको इंटीग्रेशन करना आ रहा है नहीं आ रहा है, सेगमेंट लेना आ रहा है नहीं आ रहा है, लिमिट लगानी आ रही है नहीं आ रही है, क्या कह रहा है, क्या बोला इसने है बेटा, किसका, इसका शेल का 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है शेल का। कैसे करते हैं मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। कोई भी बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है तो उसमें पहले एक सेगमेंट मानो डीएम डीएक्स जो भी है, उसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस लेकर के फिर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन में फिर लिमिट लगानी है, तो इसमें भी लगा सकते हैं, उसमें क्या है, जब उसका रेगुलर लगा रहा है तो वो तो किसी में भी निकाल दो, बट ये कि रेगुलर की हम निकालते ही नहीं जनरली, हमें पता रहता है L/2 पर है, बट निकालना पड़ जाए तो देखिए समझिए, मुझसे बोला है कि रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ, ये रही रॉड, और मुझे ये भी पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, यानी कि यहां से L/2 पर होगा, यानी कि रेफरेंस पॉइंट में इसी को मान लेता हूं, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट। अब रॉड पर सेगमेंट कैसे मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट से x पे जाके dx का सेगमेंट मान लो। अब मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकाल देता हूं, ये रहा, और इसकी डिस्टेंस कितनी है x, तो मैं जब वहां लिखता था इंटीग्रेशन ऑफ r dm, इसमें से r क्या होता था, जो आपने सेगमेंट माना है उसका सेंटर ऑफ मास, तो मेरा सेगमेंट ये है और इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, तो इसकी डिस्टेंस तो x है, तो x dx, dx का मास मैंने मान लेता हूं dm, तो x dm और इसका इंटीग्रेशन, और नीचे क्या लिखूंगा, dm का इंटीग्रेशन 0 से m, ये हो जाएगा मेरे पास RCOM, देख लीजिए वही फॉर्मूला मैंने लिखा है। अब करना क्या है, मुझे dm निकालना है, क्योंकि मैं x का dm के साथ में इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, x का dx के साथ हो सकता है, m का dm के साथ हो सकता है, लेकिन x का dm के साथ में नहीं हो सकता, तो मैं dm की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल देता हूं। इस पूरे का मास कहां पर है, लेंथ पर होता है, तो L लेंथ जब थी रॉड की तो मास कितना था m, तो ये dx लेंथ में कितना मास आ गया होगा, यही मेरा dm हो गया, तो ये हो गया x, और dm की जगह लिख दूंगा m/L dx, और dm का इंटीग्रेशन m। अब m तो कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लेता हूं, अब x की लिमिट क्या लगाऊं, तो ये सेगमेंट में यहां भी ले सकता था, 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 तो ये सेगमेंट मिनिमम कहां होता है, यहां पर, मैक्सिमम में यहीं तक जा सकता था, तो x की लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर के L तक, m से m कट गया, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्लियर। अब x की जगह एक बार L² माइनस 0 का स्क्वायर, L से L कट गया, तो RCOM कितना आ गया, L/2, यानी कि सेंटर ऑफ मास यहां से L/2 पर हो। बहुत ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है, L पे जाके, फिर इसकी भी तो लेंथ L दे रखी थी ना, R पे जाके dr मान लेता, कोई दिक्कत नहीं, बट हम जनरली क्या होता है ना, हमारे दिमाग में ये होता है कि R का मतलब रेडियस, L का मतलब लंबाई, और x तो फिर मीटर में चल ही सकता है वो, यहां पे R dm लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, फिर R पे जाके dr, फिर इसकी लेंथ क्या लेता, फिर यही लिखता है ना dr करके, तो वो कट जाता, ऐसा करके कर लो, मैंने x माना है तू dr मान लो,
बहुत ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सिखाने वाला है ये क्वेश्चन आपको, बट कोई आपसे पूछेगा नहीं कि निकाल के बताओ, क्योंकि वो L/2 होता है, डायरेक्ट पता रहता है हमें। बाकी की कहानी आपको नेक्स्ट क्लास में सुनाते हैं।